हमारे साथ खास मेहमान हैं देवेंद्र शर्मा, कृषि अर्थशास्त्री हमारे साथ है। देवेंद्र जी, आपने देखा किस तरह से 27 साल की लहरियाबाई ने ये पूरा बैंक क्रिएट करा है और एक छोटे से घर में एक कमरा पूरा उसको उन्होंने उसके नाम कर दिया है। इन तमाम जो हमारे मोटे अनाज हैं, कैसे ऐसे लोगों की मदद हो सकती है और इनके जरिए मोटा अनाज, क्योंकि सरकार स्कीम्स की बात तो करती है लेकिन जमीन पर जो लोग इनको संरक्षित रख सकते हैं उनकी मदद कैसे हो, उन तक कैसे पहुंचे? जैसा कि आपके रिपोर्टर ने कहा, लहरीबाई को तो एक सलाम तो बनता है। और सिर्फ लहरीबाई को नहीं, मैं ये देखता हूँ कि देश के अलग अलग कोने में जहां भी मैं ट्रैवल कर पाया हूँ वहां पर बहुत सी लहरीबाई हैं और बहुत से लोग जो हैं मोटे अनाज का संरक्षण करते हैं। और बहुत सालों से ये जो कैंपेन बिल्डअप हुआ है, अब ये भी ना भूलें कि जो अगर आज हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो इसके पीछे एक मिलेट्स नेटवर्क का बहुत बड़ा रोल है। मुझे याद है कोई 20 साल पहले एक 60-70 जो एनजीओज हैं जो मिलेट्स पे काम करते थे, उन्होंने एक ये आह्वान दिया था कि मिलेट्स को हम एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लेकर आए या हम उसको मेन लाइन में लेकर आए। और उसी का परिणाम ये है जो हम आज देख रहे हैं कि जितने भी लहरीबाई या ऐसे जितने भी साथी हैं जिन्होंने ये काम किया, उनके संरक्षण से या उनकी आवाज को बुलंद करने से आज हम मिलेट्स पे दोबारा फोकस लेके आए हैं। और ये महत्वपूर्ण है। आपने जो कहा कि ये बीज का संरक्षण, देखिए देश के अलग अलग कोने में अलग अलग तरीके से इसका बीज का रखरखाव होता है और सिविल सोसाइटीज के ग्रुप्स हैं जो ट्राइबल एरियाज में काम करते हैं। उड़ीसा में है, राजस्थान में है, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में या बाकी और प्रदेशों में हम देखते हैं कि वहां पर बहुत फोकस है इस चीज पे, बीज का नियंत्रण करने के लिए या बीज को एक तरह से कंजर्व करना और उसको प्रोटेक्ट करना। और मैंने देखा है कि अभी आज के जो आपने इतना अच्छा टाइमिंग इसका किया है कि आंध्र प्रदेश में हैदराबाद के बाहर एक सोसाइटी है, डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी, बहुत सालों से वो इन मोटे अनाजों पे काम करती है और उन्होंने आज से ही एक बायोडाइवर्सिटी यात्रा शुरू की है जो कि 10 दिन चलेगी। और वो एक साल में नहीं, हर साल वो इसी महीने में वो बायोडाइवर्सिटी यात्रा करते हैं जहाँ के ट्राइबल्स लोग अपने आप सारा उसका संरक्षण करके लोगों के बीच में लेके जाते हैं ताकि उसमें और अवेयरनेस बढ़े। और मैंने वहां देखा कि एक महिला से मैं मिला था, उनके पास 80 किस्म के वो मोटे अनाज लगा रही थी, सिर्फ 2 एकड़ जमीन साल के अंदर। अब देखिए कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन था उसका कि वो उसको, जिसको कहते हैं कि इन सीटू कंजर्वेशन हम कहते हैं साइंटिफिकली, वो उसको कर रही है और इतने सालों से करती आ रही है। तो इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। आपका जो कहना है कि भाई इसको अब हम जहां तक की सोसाइटी है, उनका रोल तो था, वो एक लेवल तक लेके आगे हैं। अब सरकार का स्टेप जो बनता है या काम बनता है, 2 चीजों पे फोकस करने की जरूरत है। एक तो हम इसको कंजम्पशन में पैटर्न में कैसे लेके आए, आम आदमी के लिए हर रोज किस तरीके से हो, मिड डे मील प्रोग्राम के माध्यम से हो या गुरुद्वारों में जो भोजन मिलता है उसके अंदर भी उसका शेयर होना चाहिए मिलेट्स का, ताकि वो उसकी प्रोडक्शन बढ़े, उसका जो कंजम्पशन है और बढ़े। एक बात तो ये है। दूसरा, हमें फॉर्मल सिस्टम जो है उसको भी होटल्स में या बाकी जगह पे भी हमें देखना है कि उसके कैसे अच्छे पदार्थ बन सके जो लोगों पर आए, क्योंकि टेस्ट डेवलप करना पड़ेगा हम सबको। और दूसरा है कि बीज की कंजर्वेशन। मुझे लगता है कि दोनों के लिए हमें एक एमएसपी जैसा मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो हमने आज तक गेहूं और धान पे दिया है ओवर द पीरियड, वैसा अब हमें मिलेट्स के ऊपर देना पड़ेगा ताकि किसान शिफ्ट कर सकें उस मिलेट्स पे। कि ये ठीक है कि मिलेट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, हम जानते हैं, पर्यावरण के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सेहत के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको दाम नहीं मिलता है, वो एक मार्जिनल क्रॉप मानी जाती है। तो वो करने के लिए हमें उस पे कदम उठाने पड़ेंगे, जैसा कि कर्नाटका ने किया था 2-3 साल पहले। उन्होंने जो रागी को बढ़ाने के लिए उसका अच्छा दाम दिया, जिससे करके रागी की प्रोडक्शन बढ़ी है। इसी तरीके से अब बाकी प्रदेशों को भी करना पड़ेगा। जी, एक संक्षेप में इसका जवाब सर ये जानना चाहती हूँ, किसान को ये मोटा अनाज उगाने में क्या मुश्किल होती है? क्योंकि आपने ये बहुत बड़ी बात कही कि टेस्ट डेवलप करना, गेहूं की रोटी बहुत मुलायम सी होती है, लेकिन जो इन बाजरा और ज्वार, इन सब की जो रागी की रोटी होती है वो थोड़ी हार्ड सी होती है। तो उस लिहाज से, लेकिन किसान लोग, जो हमारे किसान लोग हैं, उनको अगर इसका उत्पादन करना है, कितनी मुश्किल है या किसानी में क्या अड़चने आती हैं, उसको अगर आसान किया जाए? देखिए, इसमें पहली बात तो यह है कि हमें एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि भाई इसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम है।
कम है क्योंकि ये मार्जिनल एरियाज की क्रॉप है, जी। इसमें पानी का उपयोग नहीं होता है, इसमें आपने लगा दिया, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं होती। ये सब बातें ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली किसान तो ये देखता है ना कि भी उसको अगर गेहूं से इतना फायदा हो रहा है तो वो चाहेगा कि मोटे अनाज से भी उसको उतना फायदा निकले। बिल्कुल। अब देखिए सरकार ने अभी 32 रुपए प्रति किलो का शायद उसके आसपास एमएसपी घोषित किया हुआ है, लेकिन अगर आप टोटल उसका खेत का या 1 एकड़ में जो पैदा करेगा किसान, अगर हम उसको देखते हैं तो वो कम है जो गेहूं और धान से उसको मिल सकता है, तो वो क्यों जाएगा उसको। तो बिल्कुल। इसलिए हमें चाहिए कि हम उसको बढ़ावा दें, प्राइसेस को बढ़ाना पड़ेगा हमें। प्राइसेस नहीं बढ़ाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो पिकअप करेगा, चाहे कंज्यूमर डिमांड भी ज्यादा करे, लेकिन फार्मर्स की तरफ से देखेंगे आपको नहीं उस तरीके का जो उसका शेयर बढ़ना चाहिए वो बढ़ेगा। मेरा मानना है कि प्राइसिंग और एक लेआउट करना चाहिए कि हम किस एरियाज में, जैसे पंजाब के इलाके हैं, आप जी। जानते हैं पानी का बहुत दोहन होता है, तो उसमें अगर हमने शिफ्ट करना, बिल्कुल एप्ट है ये क्रॉप जो है, इसको शिफ्ट करना चाहिए, लेकिन उसके लिए जो इंसेंटिव चाहिए, जो सपोर्ट चाहिए, जो अट्रैक्शन चाहिए, वो तो सरकार को प्रोवाइड करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल। तो हम देखें कि उसके अल्टीमेट जो इम्पैक्ट क्या होगा, जी। उसको देखते हुए हम एनवायरमेंटल जो कॉस्ट बचेगी, देखो ना आफ्टर ऑल स्टबल बर्निंग भी तो होती है, उसका बिल्कुल। दिल्ली पे कितना प्रभाव पड़ता है आप जानते हैं। तो जी। अगर हम ये मिलेट्स की तरफ शिफ्ट करते हैं तो ऑब्वियसली उसकी जो कॉस्ट है वो हमें देनी पड़ेगी किसानों को, ताकि वो उसको एक एडिक्वेट इकोसिस्टम में उसको ला सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस मसले को इतनी अच्छी तरह समझाने के लिए कि वाकई में सरकार को इन मिलेट मोटे अनाज के लिए एमएसपी बढ़ानी होगी कि किसान के लिए वो एक तरह से लुभावना लगे कि वो गेहूं से हटकर इधर मोटे अनाज को उगाए। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।